Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आजकल आपको पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स करवा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉप 40 आर्टिकल्स करवाए थे, आज मैं उससे आगे वाले करवाने वाली हूँ। नियर अबाउट 82 आर्टिकल्स हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रट लेने चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्स में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। ठीक है, तो बस इतने से आर्टिकल करने हैं आपको। वैसे आर्टिकल कितने हैं? 448 हैं। अब हम इतने तो नहीं कर सकते, बट हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हम लोग उसमें से सिलेक्टेड आर्टिकल्स कर सकते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं या आने के चांसेस होते हैं उनके। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी अदा कर लेते हैं। गाइस, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर टैप करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दो। ठीक है, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तो गाइस, एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों को कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि हम लोग पीपीटी को देखो पहले बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आर्टिकल, किस आर्टिकल को किस ट्रिक के माध्यम से या कहाँ को रिलेट करके हम आपको लर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी एफर्ट लगता है हमारा इसके ऊपर, तो आप लोग भी थोड़ा सिंसेरिटी दिखाएं, वीडियो को लास्ट तक देखें और एक लाइक करना मत भूला कीजिए। ठीक है, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर दिया कीजिए मुझे आप, और ट्रस्ट करके चलिए, क्योंकि पॉलिटी मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ठीक है, मैंने एमए किया है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मुझे ये नहीं कहती हूँ कि हाँ मैं सुपीरियर हूँ, बट मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ आपका गोल अचीव करने में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको भी देखा कीजिए, कहीं ना कहीं वो आपको किसी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 40 आर्टिकल्स किए थे, आप लोगों को अच्छे से पता है, जिन्होंने किया होगा उनको लर्न भी हो गए होंगे। उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, उसको कोरिलेट करके हमने लर्न किया था, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई थी। अगर कुछ बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, तो वो हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे। उसके बाद मैंने आर्टिकल 32 में आपको रिट्स के बारे में बताया था। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। यहाँ पे मैं आपको चलो एक चीज़ आज और बता देती हूँ एडिशनल, मे बी उस दिन मैंने आपको ना बताई हो। फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो किस पार्ट में है? 3rd में। ओके, उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ठीक है, पॉलिसीज, डीपीएस, ये किस में है? ये पार्ट 4th में है। थोड़ा लिंक करके चलिए, 3rd में फंडामेंटल राइट्स, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं उनको हिंदी में, वो पार्ट 4th में है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किस में है? ये 4th ए में है। तो ऐसे आपको याद करना इजी रहेगा। आर्टिकल किससे किस आर्टिकल में थे ये भी मैं आपको देखो कोरिलेट करके बताऊंगी। आर्टिकल हमने पढ़े थे कि 12 to 35। ओके, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 36 से 51 एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 51 ए में। ठीक है, ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको इसमें। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है जो बार बार आपके काम आएगी। फंडामेंटल राइट्स 3rd पार्ट में 12 to 35, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 4th पार्ट में 36 से 51 एंड फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? ये 4th ए में 51 ए आर्टिकल में। ओके, चलिए उसके बाद मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया था कि 52 से 62 आर्टिकल। ठीक है, इसको कोरिलेट हम आज वाली वीडियो से भी करेंगे जो आगे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये प्रेसिडेंट साहब के थे आर्टिकल्स। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट करवाया मैंने आपको, काफ़ी चीज़ें करवाई थी, प्राइम मिनिस्टर के बारे में करवाया था एंड ये सब हमने किया था। उसके बाद मैंने पार्लियामेंट के बारे में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी आपको, उसके 2 हाउसेज, अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, उसके बाद चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद 110th आर्टिकल, हालांकि ये उस दिन भी हुआ था बट मुझे दोबारा करवाना आपको। इसमें क्या है मैं आपको पहले तो एक चीज़ बताती हूँ, किससे डील करता है पहले आप देख लीजिए, मनी बिल से। ठीक है, बिल आपको पता है। अब ये कोरिलेट कर लेना, पार्लियामेंट है, अपर हाउस, लोअर हाउस, फिर अपर हाउस के जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसका एक चेयरमैन होता है, एक डिप्टी चेयरमैन, फिर लोकसभा का स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, इतना आपको पता है। अब जब पार्लियामेंट से रिलेटेड बात चल रही है तो बिल भी तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं ना।
ठीक है। तो बिल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। ठीक है। ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी में भी उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। ऑर्डिनरी बिल को, ऑर्डिनरी बिल मीन्स आम बिल, साधारण बिल, इसको आप लोकसभा में या राज्यसभा में बिल को पेश कर सकते हैं। और इसको पेश करने वाला व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर हो सकता है, नॉर्मल मेंबर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियल मिनिस्टर होना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है और साधारण ऑर्डिनरी बिल के लिए वो अप्लाई कर सकता है, उसको वो पेश कर सकता है। बट मनी बिल के साथ कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो किसमें, लोकसभा में। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले, फिर यहाँ पे जब उसके ऊपर बहस हो जाएगी, उसको वो बोलते हैं ना कि विधायक पारित करने से पहले जो प्रोसीजर है एक्ट बनाने से पहले, उसके ऊपर काफ़ी उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ भी होंगे, फिर वो उसको पास कर देते हैं। देन वो राज्यसभा में जाता है साइन के लिए। ठीक है। राज्यसभा से भी मंजूरी मिलने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है। तो उसके लिए जो लोकसभा में ही पेश होगा हमारा जो मनी बिल है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसको इंट्रोड्यूस सिर्फ फाइनेंशियल मिनिस्टर, हमारा जो वित्त मंत्री है, सिर्फ वही पेश कर सकता है मनी बिल को। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। ऑर्डिनरी बिल को कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकता है, कोई भी एमपी, बट मनी बिल को वित्त मंत्री ही करेगा। इतना क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 110 आर्टिकल मनी बिल से रिलेट करता है। मनी से 110 कैसे याद करेंगे। मान लीजिए कोई आपको 100 रुपीज़ का नोट देता है शगुन में किसी भी अच्छी ओकेजन पे, तो वो क्या ओनली 100 की बजाय लोग हमको क्या करते हैं कि 110 दे दिया, 111 दे दिया, कुछ ऐसे होता है ना कि उसको शुभ मनाने के लिए कस्टम्स के अकॉर्डिंगली। तो बस आपको यही याद रखना है कि 100 रुपये ना देकर सीधा 110 दिया है, 110 दिया है, तो मनी बिल है वो। ठीक है। जस्ट कोरिलेट करने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद वो सिर्फ मनी बिल की बात है। ठीक है। मनी बिल से क्या बन जाता है बाद में, बजट बन जाता है। और अब मुझे आप लोग बताइए कैसे बताओगे, वो तो कमेंट में बताओगे, मैं ही बता देती हूँ कि जो बजट होता है हर साल पेश होता है। ठीक है। कब होता है, पहले होता था ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में होता था। ठीक है। याद रहे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, चाहे वो 28 फेब होती थी, चाहे वो 29 या 27, कोई भी वटेवर, वो वर्किंग डे होना चाहिए था, हॉलीडे नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अब ये इंट्रोड्यूस होता है ये 1 फेब को। 1 फेब को होता है, कब से होता है, 2016 से। ठीक है। 2016 से जो बजट है वो 1 फेब को इंट्रोड्यूस होने लगा है। तो आपके लिए यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है मेरी तरफ से वो ये है कि फर्स्ट टाइम जब 1 फेब को 2016 में बजट को पेश किया गया था, तो उसको पेश करने के टाइम पे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। ठीक है। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आया। इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। चलिए, मनी बिल और बजट के बाद बात आती है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 123। ठीक है। इस आर्टिकल आपको याद रखेंगे 123 किससे रिलेटेड है, ऑडियंस से, ऑडियंसेस। ठीक है। ऑडियंसेस क्या होते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्यादेश। क्या बोलते हैं, अध्यादेश। कौन इशू करता है इसको, कौन जारी करता है, प्रेसिडेंट करता है। कब करता है, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की मीटिंग करवा पाना पॉसिबल ना हो, वो आउट ऑफ सेशन हो। ठीक है। यानी वो रिसेस पीरियड पर हो और इमरजेंसी आ जाए, कोई इतनी विपत्ति आ जाए कि हमें एकदम से कोई देश में पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाए रखने के लिए हमें ऑडियंस है जो प्रेसिडेंट को इशू करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोरोना टाइम के दौरान भी अलग अलग स्टेट में जगह जगह पर गवर्नर्स ने क्या किए थे, ऑडियंसेस इशू किए थे। आपको एक चीज और सीखने को मिल गई, जब देश के लेवल पर, नेशनल लेवल पर इशू करता है तो कौन करता है, प्रेसिडेंट, और जब स्टेट लेवल पर इशू करता है तो कौन करता है, गवर्नर। ओके।
इतना याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 124। वो 123 था, ऑडियंस से रिलेटेड था। ये आपको रटा होना चाहिए। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो किसी ट्रिक के मोहताज नहीं होते, ठीक है। तो हमें इस ऑडियंस को भी ट्रिक का मोहताज नहीं बनाना है। 1 2 3 1 2 3 ऑडियंस शुरू, ठीक है। तो कुछ आप कर लीजिएगा इसको याद, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 124 किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, ठीक है। पूरे देश में जो कानून का शासन चलता है तो वो किसके अंडर आता है? सारा वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। हमारे देश में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, उसकी व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे बड़ी शक्ति इसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट को आप याद रखेंगे। और इसकी जो सीट है कहाँ है? वो दिल्ली में है, राइट। आपको मुझे बताना इस समय इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य जज जो है, जो वो आपको मुझे बताना है, याद रहेगा। 1 to 24 ऐसे भी बोल सकते हो। क्या कोरिलेट करोगे इससे? आप नहीं ट्रिक बना पा रही हूँ मैं कोई, आप बना लीजिएगा जो भी है। और कोई अच्छी हो तो प्लीज कमेंट में मुझे भी बताइए। चलिए अब इसके आप ध्यान रखेंगे कितने आर्टिकल से कितने हैं? 124 से 147, ठीक है। 147 47 वो तो आपको पता ना कि 47, तो ठीक है। इसमें क्या है? इसके अंदर सभी आ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, ठीक है। उसमें कितने जजेस होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी शपथ कैसे होती है, उनको रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, और वो स्टेट के मैटर्स में किस तरह से वो क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं, किसी स्टेट के इशू को सुप्रीम कोर्ट में कैसे मंगवा सकते हैं। तो वो सारा जुरिस्डिक्शन का जो एरिया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन है वो 124 से 147 के बीच में है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एक करवाने लगती तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता और आप लोग पक जाते, खिचड़ी बन जाती और फिर आप लोग नहीं करते। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बस यही है कि 124 डील्स विद सुप्रीम कोर्ट, ओके। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल नंबर 143। इसमें क्या है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा आर्टिकल है कि जो प्रेसिडेंट है अगर उसको कुछ किसी मैटर पे कुछ किसी से एडवाइस चाहिए, कंसल्ट करना है उनको, तो वो सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं, ठीक है। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। आर्टिकल नंबर 144, इसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आर्टिकल नंबर 144 है जो, कहेंगे वो तो नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी लगी हुई है स्टेट में, धारा 144 लग गई है, हम लोग 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। ये वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो किसके अंडर होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो धारा 144 लगती है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के अंडर, CRPC 144 वो धारा क्रिमिनल कोड की होती है जो लगती है। जैसे अब कोरोना के टाइम में भी 144 लगी हुई थी कई स्टेट्स में, जहां पर 4 बंदों को इकट्ठे होने के लिए मनाही थी, ठीक है। कोई हथियार रखने की या कुछ इसके अंदर काफी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो हम पनिशमेंट के लायक होते हैं, ठीक है। तो वो 144 जो धारा होती है वो अलग होती है। और जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल है, उसमें क्या है देख लीजिए। इस आर्टिकल में इसको लिखने का यही पर्पस यहाँ ये है कि 144 जो धारा है वो अलग है, वो क्रिमिनल कोड की, और हमारी जो धारा है 144 आर्टिकल है वो अलग है। इसमें क्या है कि सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एन इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या करती हैं कि जो सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट को एड करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है, कुछ मैटर्स में। उसके अकॉर्डिंगली उनको कई बार फॉलो करना पड़ता है, तो वो 144 में आ जाता है। ये आपके लिए, वैसे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 148 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पता है आप लोगों को कैसे? CAG कैग पता है ना? इस समय कौन है इंडिया का कैग? गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन ना सही हो, बट
जो भी है मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे लगा मैंने उसको बोला, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ये इस समय हमारे इंडिया के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इनका जो टेनर है, ठीक है, कार्यकाल का समय वो क्या होता है कि या तो 6 ईयर, देख लीजिए ये वैसे हम लोग जितने भी पर्सन्स का टेनर पढ़ते हैं वो 5 ईयर होता है, बट जो कैग है उनका 6 ईयर्स है। या तो वो 65 ईयर की एज पहले कंप्लीट कर लें, ठीक है। मान लीजिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ था 62 की एज में और 65 कंप्लीट हो गया, तो उनको तो जाना होगा, चाहे 4 साल हो चाहे 3 साल। बट चाहे अगर वो 43 के हैं, 45 के, देन उनको 6 ईयर का टेनर ही कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जो भी पहले आ जाए उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, अभी जो कैग बने हैं, वो पहले किस यूनियन टेरिटरी के या किस स्टेट के गवर्नर थे, ठीक है। गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी थे, थोड़ा कंफ्यूजिंग रखा मैंने आपके लिए, बट आपको इसका आंसर देना है मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 149 किसकी बात करता है? ये कैग की ड्यूटीज की बात करता है, ठीक है। तो ये तो कोरिलेट हो जाएगा। 148 में उनका प्रोविजन दिया है कि एक कैग होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, फिर उसकी ड्यूटीज क्या होंगी वो 149 में। ठीक है, क्लियर है। 148 याद रखोगे। चलिए, तो याद कैसे रख सकते हैं, एक छोटी सी बड़ी फनी सी ट्रिक है। AK-47 सुना, जो बंदूक होती है, राइफल जो भी होती है, वो AK-47, जिसके पास 47 हो, काफी पावर होती है उसके पास। और जो कैग है, ठीक है, आप अच्छे से जानते हो कितनी पावर है उसके पास, तो उसके पास तो 47 से भी ज्यादा पावर है, तो उसके पास तो 48 है। 1 आप लगा ही लोगे कि 148, उसके पास तो बहुत पावर है, ठीक है। वो कौन है? कैग है। उसके पास AK-47 नहीं, उसके पास AK-48 है, ठीक है। कि वो, आपको पता है उनकी ड्यूटीज का कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास पावर्स हैं, और एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट में उनका क्या रोल अदा होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट का पढ़ाया था, कितने से कितने आर्टिकल थे वो? 52 से 62, राइट। एग्जैक्टली सेम ऑर्डर यहाँ पे है, वो प्रेसिडेंट का था और यहाँ किसका है? यहाँ पे गवर्नर है। गवर्नर भी तो स्टेट का प्रेसिडेंट ही होता है ना, तो वो सेम वही ऑर्डर है यहाँ। वहां पर 52 से 62 के अंदर प्रेसिडेंट का सारी जो था अपॉइंटमेंट, कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसको रिमूव करने का तरीका, उसकी पावर्स क्या थी, वो किसी को कैसे, किसी की क्षमा कर सकते थे सजा से, ठीक है, या फिर उनका ओथ क्या था, उनका रिमूवल का प्रोसीजर क्या था, वो सारी चीजें इन आर्टिकल्स में थी। और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही 152 से 162 के अंदर सारी प्रोविजंस है गवर्नर की, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है, 153 जो मेन आर्टिकल आ जाता है कि गवर्नर का प्रोविजन किस आर्टिकल के अंडर है, तो वो है 153, ठीक है। और अपॉइंटमेंट का भी आ जाता है कई बार कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे करता है, तो 155 में है वो, ठीक है। ये मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ, जैसे ये 154 है, पावर्स कितनी है उनकी, ठीक है। फिर उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, टेनर कितना है, क्वालिफिकेशंस क्या है, कंडीशंस क्या है। फिर 159 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हमारे गवर्नर हैं उनकी ओथ है, ठीक है। फिर डिस्चार्ज कैसे होगा उनका, वो सब। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको अलग से लिखा है। ये 161, इसमें क्या है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रेसिडेंट किसी क्रिमिनल को, छोटी मोटी गलती वाले को माफ कर सकता था, पार्डन कर सकता था, तो वही चीज है किसी की सजा को कम करना, रिमिट करना, या थोड़ा बहुत उसको लेस कर देना, तो वो किसके अंडर आता है? वो गवर्नर के, ठीक है। तो इसके पास भी है ये थोड़ा सा ज्यूरिस्डिक्शन की, वो इतना कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 163। अब वहां पे हमने पढ़ा था 63 से 70 किसका था? एक तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मेंबर्स पढ़ा था ना। अब स्टेट में भी वही होता है, स्टेट का प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? सीएम। वहां प्रधानमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री, सीएम। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम ये किस, उसके आर्टिकल आ गए। वहां पर 63 था सेम पीएम के लिए, यहाँ पे 163 किसके लिए है? वहां पे पीएम के लिए था और यहाँ पे सीएम के लिए, ठीक है।
थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश कर रही हूं मैं, तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। प्लीज बर्डनसम मत समझिए। एक होता है चीजों को रटना, एक होता है चीजों को समझना। मेरी बात सुनिए, जो चीज आप रटते हो वो एक टाइम पे भूल जाती है, जो चीज आप समझते हो वो लाइफ टाइम के लिए आप उसको याद कर लेते हो, ठीक है। आप चीजों को सिर्फ समझिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके माइंड में फिट हो गई हैं, ठीक है। तो 163, ये 163 से जो है हमारे सीएम का आर्टिकल्स आ गए हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, वहां पे क्या था, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, और यहाँ पे होता है एडवोकेट जनरल। सेम पोजीशन है, सेम पावर्स हैं और सेम ही आर्टिकल चल रहा है, बस यहाँ एडवोकेट जनरल है, वहां पे अटॉर्नी जनरल था, ठीक है। इसके यहाँ पे मैंने एक फोटो भी यूज की है, बट इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये एडवोकेट जनरल और स्टेट एडवोकेट जनरल है, ठीक है, या आप कह सकते हो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। वहां पे सेंट्रल लेवल पे क्या था, अटॉर्नी जनरल, और यहाँ पे क्या है, एडवोकेट जनरल, ठीक है। चलिए अब 167 आर्टिकल किससे डील करता है, ये डील करता है ड्यूटीज ऑफ सीएम विद रिगार्ड टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर सारी पार्लियामेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, जो भी इंपॉर्टेंट जरूरी, ठीक है, जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है। सेम यही काम है सीएम का, वो गवर्नर तक पहुंचाता है, ठीक है। अब ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, हमने वहां पढ़ा था 52 से 62 किसका था, प्रेसिडेंट। 63rd से 70 किसका था, पीएम एंड उसकी काउंसिल, ठीक है। फिर कुछ अन्य आर्टिकल थे। उसके बाद हमने पढ़ा था 79 में क्या था, पार्लियामेंट। 80 में क्या था, राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा। 81 में क्या था, लोकसभा, ठीक है। एज इट इज हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ क्या आ गया है, अब यहाँ पर आ गई है लेजिस्लेचर, यानी कि सेंट्रल लेवल पे होती है पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर होती है लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके भी यहाँ पे दो सदन होते हैं, दो हाउसेस हैं। एक क्या था, जैसे वहां पे लोकसभा, वहां पे राज्यसभा थी, मैं पहले राज्यसभा लेके चल रही हूँ, वहां पे पहले थी राज्यसभा, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है ना। तो वो राज्यसभा जो है वो स्टेट्स में क्या होती है, वो होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो लोकसभा थी वहां पे, वो स्टेट पे क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको बोलते हैं विधान परिषद, विधानसभा। स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो होती है विधानसभा, और जो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो होती है विधान परिषद, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए गाइस, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, विधान परिषद। ये सभी स्टेट्स में होती है असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ऑल स्टेट्स में होती है, बट जो काउंसिल है, परिषद है, वो सिर्फ 6 स्टेट्स में है, ठीक है। तो वो इंडिया की कौन सी 6 स्टेट्स में है, मैं कोरिलेट करके बोल रही हूँ, यूपी, बिहार, ठीक है, मैच हो गया। उसके बाद ये देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ठीक है, ये हो गया। इसको कैसे बोल सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो कि एक अंधी लड़की थी, वो तेल लेने गई, बहुत महंगा था तेल, ठीक है, महाराष्ट्र बहुत महंगा था, और वो कानों पे हाथ रख लेते कि ओ माय गॉड इतना महंगा तेल, ठीक है। कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, फनी ट्रिक्स लगाइए, याद कीजिए। तो देखिए इजी है, मैंने अभी बोला, आपको समझ में आया। यूपी बिहार जुड़े हुए एक दूसरे से। एक ब्लाइंड लड़की थी, अंधी लड़की थी आंध्र प्रदेश से, वो तेल लेने गई तेलंगाना, तेल बहुत महंगा था, महाराष्ट्र महंगा था, और वो कानों पे हाथ रख के कहते कि तौबा करती है कि मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो बस ये 6 स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर तो अब स्टेट ही नहीं रही, यूनियन टेरिटरी है, तो इसको बीच में लाना ही क्यों है, ठीक है। एक और चीज मैं बताती हूँ, जो आंध्र प्रदेश है वहां की गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि प्लीज हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर दीजिए, अभी हमें नहीं चाहिए, अभी इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया, जब होगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए अब वही सेम जो हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था कि वहां पर भी क्या था कि जो वो क्या थी,
क्या थी वहां पे, लोकसभा। उसमें एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा, ठीक है। तो एक चेयरमैन होगा, एक डिप्टी चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। वहां पे चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन किस में थे, राज्यसभा में थे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 200, डायरेक्ट 200, ठीक है। वहां पे पढ़ा हमने 110 में मनी बिल था, और यहाँ पे क्या है, बिल तो है यहाँ पर भी, किसमें, 200 में। जो मनी बिल है, इनका मनी बिल है स्टेट लेवल का फाइनेंशियल बिल या मनी बिल, वो 202 में है, ठीक है। 202, वहां पे 110, यहाँ 202, ठीक है। तो अब एक पूरी क्या है कि 100 बढ़े हैं ऊपर, और आप ये देख लीजिए कैसे जो भी कोरिलेट करना हो आपको। पहला जो 200 आर्टिकल है वो क्या कहता है कि जो भी बिल्स होंगे वो गवर्नर की एसेंट के लिए, उसकी क्या होता है कि स्वीकृति के लिए रखे जाएंगे। कौन कौन से बिल होंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए उनको रखा जाए, ठीक है। तो वो प्रोविजन है वहां पे कि हर बिल को गवर्नर का क्या होता है कि एक्सेप्टेंस मिलनी जरूरी है। तो वो उसके रिगार्डिंग है, पर जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 202 है। हमने क्या पढ़ा था, 110 वो मनी बिल से रिलेटेड था, और जो स्टेट, वो नेशनल लेवल का मनी बिल था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो स्टेट लेवल का मनी बिल है वो 202 पे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आर्टिकल नंबर 213, इसमें क्या है, हमने ऑर्डिनेंसेस पढ़े थे 1, 2, 3। वो कौन ऑर्डिनेंस इशू करता था, प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 का क्या बन गया, 213, 213 उल्ट हो गया, इतना भी नहीं हुआ, ठीक है। जस्ट क्योंकि हम पता है कि हम सेंट्रल से स्टेट में आ गए हैं, तो थोड़ा अंदर आ गए, काउंटिंग एक पोजीशन नीचे हो गई। जो सेंटर था वो तो टॉप पे था, नेशन की बात थी, अब स्टेट है वो सेकंड नंबर पे है, तो 2 आगे 13, ठीक है। तो 213 में कौन इशू करता है ऑर्डिनेंस को, कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। वैसे गाइस इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, जिसको सीरियल ऑर्डर समझ में आ गया उसको सारे आर्टिकल खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि पहले सीरीज किसकी चल रही है, पूरी की पूरी नेशनल लेवल पर सारी बात हो रही है। नेशनल लेवल पर ही जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के हाउसेस हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी काउंसिल है, फिर नेशनल लेवल की ही सुप्रीम कोर्ट है, और नेशनल लेवल के ही बिल्स की बात जो है स्टार्टिंग के आर्टिकल्स में हुई, ठीक है। फिर उसके बाद जो 100 से ऊपर वाले आर्टिकल्स हैं, जैसे जैसे उनमें हमने पढ़ा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल जो भी पढ़ा हमने कि किसके पास क्या पावर है। तो उसके बाद अब सारा जो प्रोसीजर है वो स्टेट गवर्नमेंट का शुरू हो गया। स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ से शुरू हुआ है, देखिए वो हमने कहाँ से पढ़ा है, देखिए जैसे ही 50-50 हो गया, होता है ना कि 50-50 बंट गए, हाफ हाफ, तो वैसे ही 50-50 पर आकर नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की जो है गवर्नमेंट बंट गई, ठीक है। 152 से स्टार्ट हो गई हमारी किसकी, स्टेट लेवल की गवर्नर एटसेट्रा। तो जब 150 से पहले का कोई आर्टिकल आए या 152 से पहले का आए, तो आप ध्यान रखना वो किससे रिलेटेड होगा, वो सेंट्रल लेवल की पोजीशन से रिलेटेड होगा, और जो या उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, और जो 150 के बाद वाले आर्टिकल्स हैं वो स्टेट लेवल के, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए, हम ये भी बात कर चुके हैं कि इसमें चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन जो भी होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, हमने बिल की भी बात कर ली, ऑर्डिनेंस की भी बात, ऑर्डिनेंसेस की भी बात कर ली कि 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट करेगा इशू, और 213 में, यानी 2 बाद में आया ना, सेकंड नंबर पे स्टेट, सेकंड नंबर पे आई, पहले नेशन फिर स्टेट, तो 213 में कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है। गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करेगा किसी भी इमरजेंसी में, ठीक है, जब लेजिस्लेचर क्या होगी, आउट ऑफ सेशन होगी, ठीक है। चलिए, अब 214, अब 214 में कौन आ गई, हाई कोर्ट, ठीक है। और वहां हमने क्या पढ़ा था, हमने सुप्रीम कोर्ट कहाँ आई थी, किस आर्टिकल में, वो आई थी 124 में, 124 में, ठीक है। और ये हाई कोर्ट कितने में आ गई, ये 214, ठीक है। देखिए 124 सुप्रीम कोर्ट, अब वो नेशन था, एक था, पहले नंबर पे था, अब सुप्रीम कोर्ट क्या थी, पहले नंबर पे, और हाई कोर्ट्स क्या है, दूसरे नंबर पे, तो ऑर्डर चेंज हो गया, 214 उल्टा हो गया ना, तो वो हाई कोर्ट आ गई, इतना याद रहेगा।
ऑलमोस्ट वैसे मैंने जो नोटिस किया है अब तक कि आर्टिकल से तकरीबन वही सेम चल रहे हैं जो वहां ऑर्डर है, ठीक है। कुछ ना कुछ इनमें लिंक एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद 217 इस आर्टिकल में क्या है, इसमें है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। वहां पे सीजीआई की बात थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और यहाँ पे सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सीजी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट की जजेस की बात है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 214 याद रखिए आप, ठीक है। ज्यादा बल्कि नहीं बनाएंगे आपके लिए हम इंफॉर्मेशन को, टेक इट इजी। उसके बाद 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स, ये याद कर लीजिए। हमने आर्टिकल 32 में क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। आर्टिकल 32 उसमें हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हैं क्या कर सकते हैं, 5 रिट्स इशू कर सकती हैं, तो वही है वो, उसको यहाँ पे डिटेल में दिया गया क्योंकि हाई कोर्ट इशू कर सकती है सर्टेन रिट्स। किस आर्टिकल में, 226 में, ठीक है। तो इसको रिट्स मैंने आपको अच्छे से बताई थी, दोबारा बता देती हूँ, वही पिक्चर मैंने आपके लिए यूज की है। इसमें क्या था, आर्टिकल 232 है जो हमें 5 रिट्स प्रोवाइड करता है, और ये देखिए हमारा 226 है, उसमें क्या था, 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती थी, 226 में कौन इशू कर सकती है, हाई कोर्ट्स, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको। चलिए, इसमें 5 रिट्स थी, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, क्योवरंटो, और ये ऑर्डर गलत था, ये 5 था, ये 4, ठीक है। क्योवरंटो 4th नंबर पे आएगी, सर्सरी 5th पे, ठीक है। किसी दिन मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी मैक्रो वीडियो के थ्रू आपको रटवा दूंगी, ये बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये रिट्स हैं, जब आपके कोई अधिकार छीन लेता है और आपकी कोर्ट की शेल्टर ले सकते हो, वहां जा सकते हो कि प्लीज मुझे मेरे राइट्स दिलवाइए, तो क्या होता है कि कोर्ट्स उसके रिगार्डिंगली रिट इशू करती है। चलिए, उसके बाद 239 ये इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेट लेवल का जब आप एग्जाम दोगे कोई दिल्ली का, तो उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 239AA ये आर्टिकल क्या करता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 370 में J&K को स्पेशल प्रोविजन मिली थी, प्रोविजंस मिली थी ना, अब तो ये अबोलिश हो गया, इसका कोई एसेंस नहीं रही, तो एज इट इज दिल्ली को भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिली हैं, किसमें, 239AA में, ठीक है। दिल्ली की स्पेशल प्रोविजंस किसमें है, 239 में, ठीक है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, वो नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है, NCI, ठीक है। तो वो सब जो भी है किसके अंडर है, 239AA। चलिए, उसके बाद अब जब हमने स्टेट लेवल की भी बात कर ली, अब स्टेट के अंदर ही और डीपली हम स्टडी करें, देखिए पहले होती है नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद होती है ग्रास रूट लेवल की। ग्रास रूट लेवल मीन्स लोअर लेवल पे पंचायत, लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो अब हम पंचायत वगैरह की बात करेंगे, तो वो किसके अंडर है, 233 में, कि कैसे पंचायत होंगी, कैसे रूल होगा उनका, कैसे वो एस्टेब्लिश होंगी, ठीक है, वो सारी डिटेल 243 के अंडर पंचायत की है, ठीक है। समझ में आई आपको। चलिए, कुछ ट्रिक लगा लीजिएगा। 243 किसका है, पंचायत का, ठीक है। चलिए, उसके बाद है 249, इसमें क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, एक बार मैंने आपको पहली वीडियो में आपको ये देखिए लिस्ट है ना, जो इसमें क्या होता है कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि किसके ऊपर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी रूल, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। फिर किन इश्यूज के ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है स्टेट लिस्ट से डील कर रहा है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जिस पर मिलकर बनाएंगी वो होता है कंकरेंट लिस्ट। ये होती है संघ सूची, ये राज्य सूची और ये समवर्ती सूची। सुना होगा, इसमें है 97 टॉपिक, इसमें है 66 टॉपिक और इसमें है 47, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में क्या है कि पार्लियामेंट को अधिकार होता है कुछ टॉपिक्स पर, स्टेट के कुछ टॉपिक्स पर जो है रूल बनाने का, ठीक है। चलिए,
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैंने इंफॉर्मेशन अभी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्या थी? पहली होती है यूनियन लिस्ट, फिर होती है स्टेट लिस्ट, फिर होती है कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें 97 टॉपिक, इसमें 66, इसमें 47। क्लियर? चलिए, उसके बाद है इसमें क्या है नेक्स्ट वाला कि जो इंटरस्टेट रिवर के जो इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वाटर को लेकर, कैनाल्स को लेकर, उसका जो है आर्टिकल कौन सा है? 262। ठीक है, जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच में हमेशा एक मुद्दा चलता है SYL, सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है कि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में उनका केस चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं सतलुज यमुना लिंक को लेकर कि हमें इसका पानी इतना चाहिए, हमें इसका पानी चाहिए। तो वैसे ही जो इंटरस्टेट जो वोटर्स हैं उनके जो इशू हैं वो किस आर्टिकल में है? 262 में। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 263। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि इंटरस्टेट काउंसिल की बात होती है कि दो या हाँ, इंटरस्टेट का मीनिंग ये होगा ना कि मोर देन वन, या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। ठीक है, जब मोर देन 1 स्टेट्स के बीच में कोई काउंसिल बनती है उसको इंटरस्टेट काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या करती है? स्टेट्स के बीच में कुछ भी मसले होते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या किसी लैंड को, बाउंड्री को लेकर जो भी होता है उस पर ये काम करती है और टाइम टू टाइम अपना उनको हेल्प देती है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल के अंडर बनी है? 263 के अंडर बनती है ये, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की होती है ये देखिए, ये 1990 में बनी थी। किसकी रिकमेंडेशन पर? सरकारिया कमीशन की। जब आपसे पूछ लिया जाए कि कोई एक ऐसा कमीशन बताइए जो इंटर स्टेट रिलेशन पर बात करता हो, तो वो सरकारिया कमीशन है। कौन सा है? सरकारिया कमीशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखिएगा, इंटर स्टेट से रिलेटेड है और इंटर स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल 263। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब दो इंटर स्टेट मीन्स 2 चीजों के बीच में। ठीक है, 2 चीजों के बीच में। अब 6 आप याद रखेंगे और 6 का हाफ अब दोनों के बीच में बांट दिया कुछ, तो 263। ठीक है, चलिए कुछ भी ट्रिक लगाइए बट याद कीजिए। उसके बाद है 275 की जो ग्रांट्स हैं, मिलती है ना ग्रांट्स, फाइनेंशियल हेल्प मिलता है हमें यूनियन से स्टेट्स को, उसकी बात है। जो ग्रांट्स कितने कितने किसको मिलेंगी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किन बेसिस पर मिलेंगी, क्या टॉपिक होंगे जिनके रिगार्डिंगली आपको ग्रांट मिल सकती है ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो 275 में है। हालांकि ये पिक मुझे HD नहीं मिल पाई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, बट जितना भी है जो भी है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। अब पैसे की बात हो रही है तो 2 का भी 8 बना सकते हैं, कोई भी जुगाड़ लगाएंगे। 280, 2 को किसी भी तरह वो सीधा 8 बना सकते हैं, तो आप कुछ कोरिलेट कर लीजिएगा। 280 हो गया आर्टिकल किससे? वित्त आयोग से, फाइनेंस कमीशन से। इसका गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट एक अध्यक्ष चुनते हैं और 4 सदस्य है। 5 मेंबर की कमेटी होती है ये। इसका गठन कब किया गया? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, 5 साल के लिए करता है इसका। ठीक है, और जो भी है 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है। और ये एक अर्थ न्यायिक और सलाहकारी कमेटी होती है। इसका क्या होता है? ये सजेशंस देती हैं। ठीक है, सजेशंस देती हैं कि फाइनेंस के मामले में जो भी है ये होने चाहिए चीज़ें या क्या नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा एडवाइजरी कमेटी होती है ये। तो ये सलाह देती है और उसको मानना या ना मानना वो सरकार पर डिपेंड करता है, बाध्यकारी नहीं होती हैं इसकी सजेशंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर इसकी रिकमेंडेशंस जो इसने दी हैं वो हमें माननी ही पड़ेंगे और नहीं मानते हैं तो हम लोग सजा के पात्र बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो इसके सजेशंस को माने वरना ना माने। तो ये बस आप याद रखिएगा कि 2 जो हमारा देश का पैसा है उसको चौगुना करना है, उसको सीधा 2 से 8 बना देना है। वो कौन बनाता है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, चलिए उसके बाद आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है, वो है 300A। किसी भी तरीके से आ सकता है ये, किसी भी तरीके से। जैसे मैं आपको बताती हूँ इसका टाइप कैसा हो सकता है। आपको पूछ लिया जाएगा कि जब संविधान बना था उस समय फंडामेंटल राइट्स जो अडॉप्ट किए गए अमेरिका से,
हमने तब कितने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए थे? 7 किए थे। अभी कितने हैं? 6। तो कौन सा एक रिमूव किया गया है? पूछ लेते हैं कि 7 आर्टिकल्स थे, जो हमारे 7 राइट्स थे, उसमें से एक कौन सा रिमूव किया गया है? तो 4 ऑप्शन दे देंगे वो। मान लीजिए आपको राइट टू इक्वालिटी दे दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, राइट टू एजुकेशन दे दिया, एंड राइट टू क्या वो आपको लिबर्टी दे दिया। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, इट इज अ लीगल राइट। ठीक है, तो कब लीगल, कैसे, किस तब ये क्या था? तब ये 30 का आर्टिकल के अंडर था। ठीक है, आई थिंक 31। ठीक है, तो अब कितना, किस आर्टिकल के अंडर आ गया ये? अब ये आ गया 300A, राइट टू प्रॉपर्टी 300A में आ गया। इसको रट लीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये क्या हो गया? ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा तो क्या बन गया? ये लीगल राइट बन गया है। और कब हुआ ये? कब निकाला इसको? 44th अमेंडमेंट के द्वारा, 44th संशोधन के द्वारा 1978 में। ठीक है, 1978 में। याद रहेगा। अब ये लीगल राइट है, तो फंडामेंटल राइट जब एक निकल गया वहां से, तो वो 6 रह गए। ठीक है, चलिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको सभी फंडामेंटल राइट्स बताए थे। अगर आप लोगों को याद है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट के जो भी फंडामेंटल राइट्स थे 6 के 6 आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोगों को लास्ट वीडियो समझ में आई थी। उसके बाद 315 ये किससे डील करता है? ये पब्लिक सर्विस कमीशन से करता है। आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अच्छे से जानते हो, तो उसके बारे में आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ठीक है, 315 आर्टिकल है जो पब्लिक सर्विस कमीशन से। ठीक है, उसके बाद 324 मेरा फेवरेट आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन। क्यों फेवरेट है? क्योंकि मैं अपने कॉलेज की कैंपस एम्बेसडर थी और मैंने इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत काम किया था एज कैंपस एम्बेसडर। मैंने खुद की ईवीएम मशीन, यस, खुद की वर्किंग ईवीएम मशीन बनाई थी। ईवीएम मशीन क्या होता है? ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्या होता था? बैलेट बॉक्स होता था, जिसमें क्या करते थे, आपको जो भी पार्टी पसंद थी उस पर आप ऐसे स्टैंप लगाते थे, फोल्ड करते थे और बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। राइट, अब बैलेट बॉक्स क्या है? आउटडेटेड हो गया। ईवीएम मशीन्स आ गई हैं। इसमें क्या होता है? हर पार्टी का अपना अपना सिंबल यहाँ रिप्रेजेंट होता है और उसके सामने बटन होता है। आपको क्या करना है? बटन प्रेस करना है। जब बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, जिस पे प्रेस करोगे इंडिकेटर जगेगा और एक अंदर से मशीन की बीप की आवाज आती है। ठीक है, तो चलिए, ये एडिशनल नॉलेज है, ले लीजिए, मैं दे रही हूँ। तो ईवीएम मशीन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। आपको मुझे क्या बताना है कि इंडिया में ईवीएम मशीन का लोकसभा के इलेक्शंस में पहली बार यूज किस स्टेट में हुआ? ठीक है, करेंगे आप इतना। चलिए, अब इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। आपको पता है कि देश में अब डेमोक्रेसी की नींव क्या है? इलेक्शंस ही है ना। लोकतंत्र है तो चुनाव तो होने अनिवार्य है। अगर चुनाव नहीं होते तो क्या हो जाएगा? वो राजतंत्र हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। था सुनील अरोड़ा था, मे भी अब चेंज भी हो गए हूँ, बट चलो जो भी है। अगर सुनील अरोड़ा है तो उनको कैसे याद रखेंगे कि इलेक्शन हो रहे हैं, अब उसके बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी। कोई होता है ना कि अरोड़ा नहीं अटकेगा, तो अरोड़ा, ठीक है, सुनील अरोड़ा याद रखेंगे। इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। हम लोग बात कर रहे हैं 324 आर्टिकल की, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ये आपको बस रटा होना चाहिए टिप्स पे, 324। ठीक है, सारी कंट्री में कुछ भी कह लीजिए कि ऑल लेवल पर, ठीक है, 3 लेवल होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कह लीजिए या ग्रास रूट लेवल। सभी लेवल्स पर चारों दिशाओं में हर जगह पे जो भी इलेक्शन करवाएगा वो इलेक्शन कमीशन करवाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का ये देख लीजिए, लोगो देख लीजिए, होता है ना ऐसा। अच्छे से जानते हैं आप लोग, समझदार लोग हैं, आपको अच्छे से पता है सब। आप तो बोलते होंगे कई बार कि मैम क्या फालतू नॉलेज देते रहते हो, हमें ऑलरेडी पता है सब। कोई बात नहीं, अपनी थोड़ी सी नॉलेज हमारे कमेंट बॉक्स में बांट दिया कीजिए प्लीज़। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 329। ठीक है, एक और चीज़, जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होती है जो भी होती है। और जो स्टेट लेवल पर होते हैं उनको कौन करवाता है? वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट करवाती है। वही सारी डेट्स हैं जो स्टेट लेवल का इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस करता है। पहले डेट्स अनाउंस होती हैं कि इस तारीख को इलेक्शन होना है। उसके बाद क्या होता है कि पार्टीज अपना नॉमिनेशन करती हैं, जो भी है साइन करती हैं, जाके फॉर्म फिल करते हैं कि हम लोग
इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको पार्टी सिंबल अलॉट होता है। देन क्या स्टार्ट हो जाता है, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, इलेक्शन कैंपेन में अपना मेमोरेंडम जारी करते हैं कि हम आप लोगों के लिए ये सब करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर इलेक्शन डे आ जाता है, धीरे धीरे इलेक्शन डे को वोटिंग होती है, उसके बाद रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद 329 किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग इलेक्शन डिस्प्यूट्स। होता है ना, ये तो हमेशा का ही मसला है, किसी स्टेट में किसी कहीं भी कोई भी इलेक्शन हो जाए, जो हारने वाली पार्टी होती है उसका एक ही स्टेटमेंट होता है कि जीतने वाली पार्टी बेईमानी से जीती है, कि लोग वोट इसको डाल रहे थे, वोट उनकी पार्टी को जा रही थी। यही एक क्लेम होता है कि बेईमानी से जीते हैं, चीटिंग से। तो वो वैसे इश्यूज के को कौन डील करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये 2 आर्टिकल हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिए। 330, 335 ये क्या करता है, एससी और एसटीज की हाउस ऑफ पीपल कौन सा, लोकसभा में कितने % रिजर्वेशन है उसकी बात करता है। और जो एससी और एसटीज की जो क्या है कि सर्विस एंड पोस्ट में जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस या पोस्ट हैं उनमें इनकी जो रिजर्वेशन है उसकी बात करता है ये 330, 335। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। सो अगर सीरियस नहीं भी बैठे हो तो सीरियस हो जाइए। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान से। इमरजेंसीज आपको पता है क्या होती है इमरजेंसीज, ऊपर नहीं लिख पाऊंगी मैं, यहाँ लिखती हूँ। इमरजेंसीज क्या है, 3 टाइप की हैं। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल में लगती है, 352 के अंडर। और स्टेट इमरजेंसी किसके अंडर लगती है, 356। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। अब इसको भी ध्यान से सुनिए। नेशनल इमरजेंसी कब लगेगी, जब पूरे देश पर कोई विपत्ति आन पड़े। कब आएगी, मान लीजिए चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ठीक है, कोई बाहर आक्रमण हो गया है देश के ऊपर और इस समय देश का एकजुट हो जाना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, किस आर्टिकल में, 352। ठीक है, इसको तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में इतना सॉलिड टॉपिक है कि आपको खुद से ही आपके टिप्स पर होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी 352 में, फिर स्टेट इमरजेंसी है 356 में। स्टेट इमरजेंसी कब लगेगी कि किसी स्टेट में कोई इशू क्रिएट हो गया, मान लीजिए वहाँ पे कोई डिमांड उठ गई है कि दंगे होने लगे हैं किसी स्टेट के अंदर, कोई महामारी फैल गई है बहुत ज़्यादा, तो सीएम क्या करता है, गवर्नर वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे स्टेट की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, प्लीज़ यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल अनाउंस कीजिए। और फिर मैं यहाँ क्या होता है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी में सारा रूल प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है, तो स्टेट इमरजेंसी में सारा रूल गवर्नर के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है किसी जो देश स्टेट के अंदर कोई विपत्ति आन पड़े तो 356 आर्टिकल में है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें क्या है, जब देश के संवैधानिक जो भी वो पैसे से रिलेटेड कोई तंगी आ जाए और देश आर्थिक संकट से जूझने लगे तो 360 आर्टिकल के अंडर वो इमरजेंसी लग जाती है। बट ये आज तक इंडिया में नहीं लगी और ईश्वर करे कभी लगे भी ना, हमारे देश को पैसे की तंगी तो कभी ना आए। ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी बहुत लगी हैं, लगती रहती हैं। जब किसी भी स्टेट का संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, सारा सिस्टम सही नहीं चल पाता, दंगे फसाद हो जाते हैं, तो ये लग जाती है और नेशनल इमरजेंसी भी लग जाती है। आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आज तक नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने आर्टिकल्स देखते हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 368 किससे बोरो किया, किससे बताया था ना मैंने आपको सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में, साउथ अफ्रीका, राइट, याद नहीं रखते हो आप लोग, साउथ अफ्रीका से लिया है हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर। अमेंडमेंट क्या होता है, संविधान में आपको लगता है कि कुछ रूल ऐड होना चाहिए या कुछ रिमूव हो जाना चाहिए, कुछ संशोधन के द्वारा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, मॉडिफिकेशन वगैरह, तो वो सारा प्रोसीजर जो है किसके अंडर आता है, वो अमेंडमेंट के। अमेंडमेंट मीन्स संशोधन। ठीक है,
तो किसके पास है ये पावर संशोधन करने की? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटर इकट्ठी हुई और चलो जी संविधान में संशोधन करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर प्रोसीजर को अपनाकर, प्रॉपर बहुमत के साथ अमेंडमेंट होती है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ, कई बार दो टर्म्स यूज होती हैं कि भारतीय संविधान जो है वो लचकीला है। लचकीला मीन्स फ्लेक्सिबल, माने कि उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, बट कई बार एक और वर्ड यूज होता है कि भारत का संविधान फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है। लचकीला भी है और क्या है कि वो रिजिड के लिए क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, कठोर, जो भी है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसको हम संशोधन कर सकते हैं, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। बट रिजिड है क्यों? क्योंकि प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो संशोधन कर पाना इतना इजी नहीं है कि आप डेली संशोधन कर लो। ठीक है, तो इतनी बात याद रही। अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया हमने, बोरो किया। अब इसमें क्या है, ये पिक्चर देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हमें कुछ आपके इंटरेस्टिंग कुछ लगे आपको। देखिए, जब भी कोई आपको संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, 368 आर्टिकल में बात होती है। किस में इंट्रोड्यूस हो सकता है? या तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। मान लीजिए कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ठीक है, एमपी हूँ कोई, और मुझे लगता है कि संविधान में अब थोड़ा संशोधन की जरूरत है। जैसे मैं कह दूं कि अब रिजर्वेशन खत्म करते हैं। ठीक है, मैं अपना जो एक छोटा सा बिल है उसको मैं लोकसभा या राज्यसभा, इधर हाउस में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी एक में मैं उसको पारित इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। उसके ऊपर वोटिंग होता है, 50% टोटल मेंबर का वोटिंग चाहिए, या तो 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट का चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी है या तो 50% हो, 50% प्लस 50 तो होना ही चाहिए, 2/3 प्रेजेंट मेंबर का होना चाहिए। फिर अगर इतना मेजोरिटी मिल जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो प्रेसिडेंट की उसके लिए चला जाएगा, एसेंट के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे, अगर वो ड्रॉ हो जाए, मान लीजिए मैंने 2/3 मेंबर से और 50 मेंबर से वोटिंग करवाया, वो टाई हो गया। ठीक है, कुछ ने कहा कि नहीं, होना नहीं चाहिए रिजर्वेशन बंद, कुछ बोलने की होना चाहिए, टाई हो गया, इक्वल हो गया वो, तो फिर वो कौन करेगा वहां पे? एक वोट वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कर सकता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद जब वो लोकसभा में मान लीजिए मैंने पेश किया, वहां पास हो गया, अब वो कहाँ जाएगा? वो राज्यसभा में जाएगा। जिस हाउस में मैंने उसको पेश किया उससे वो दूसरे हाउस में पास होने के लिए जाएगा, और अगर उन लोगों ने भी उसको स्वीकार कर लिया, देन वो किसकी असेंट के लिए जाएगा? प्रेसिडेंट साहब की। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट हैं जो, वो उसको असेंट देंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ सच्ची में हमारे देश विकास नहीं कर पा रहा, इसको निकाल देते हैं, तो ठीक है, वो पास कर देंगे। और अगर उनको नहीं लगता है तो वो क्या करेंगे? वापिस कर देंगे। ठीक है, वो वापिस आ जाएगा, फिर हम लोग उसके ऊपर दोबारा काम करेंगे। बट मान लीजिए उन्होंने भी पास कर दिया, हो गया। ठीक है, बस जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई तो बिल क्या बन गया? बिल एक्ट बन गया। ठीक है, पहले वो बिल था, सारे प्रोसीजर्स में निकलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक्ट में। क्लियर है? समझ आया? अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। चलिए फटाफट पहले लाइक कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। करिए। 370 आर्टिकल में क्या है? इसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस मिली हैं, जैसे दिल्ली को मिली थी। ठीक है, तो उसी तरह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस मिली है, एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला इसको। क्यों मिला था? क्योंकि पाकिस्तान में जा सकता था, हम लोगों को डर था, तो हम लोगों ने इनको थोड़ा लालच दिया कि हम आप लोगों को स्पेशल प्रोविजन देंगे, प्लीज इंडिया में रहिए। तो इनको हमने दी, इनको अलग से इनकी नागरिकता भी मिली थी। हम लोग जैसे वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेट का कोई नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, बट इनको मिली थी। इनके पास सब चीज़ें अलग से थी, इनका अपना सिंबल, अपना लैंग्वेज, हालांकि हम लोगों के पास भी है, बट नेशनल लेवल के हिसाब से कह रही हूँ। तो इनके पास स्पेशल प्रोविजंस थी कि वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, ठीक है। तो अब वो सब क्या है, वो एबोलिश हो गया है, अब नहीं रही ये 370 आर्टिकल। अब क्या है कि जम्मू कश्मीर भी एक नॉर्मल स्टेट्स की तरह ही है। अब वो क्या बन गई है, यूनियन टेरिटरी बन गई है। आपको ये सब पता है, अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है उनका मैं दिल से थैंक्स करती हूँ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
तो बहुत अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आप और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड।